नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी हमने 3 दिनों तक भी हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया था भी, जिसमें मैं आपको करा रहा था भी विलोमार्थी शब्द। ऐसे भी हम 2 दिनों तक अब डिस्कस करने वाले हैं भी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। फिर ऐसे ही 3 दिनों तक हम डिस्कस करेंगे भाई अपना जो मैथ का टॉपिक चला हुआ था भी रेलगाड़ी, उसके ऊपर भी। और इंग्लिश ग्रामर में हमारा चला हुआ भी स्पॉटिंग एरर नाउन से रिलेटेड। मैंने नाउन में जो रूल थे भाई 7 से 8 रूल बताए हैं भाई, ठीक है ना। यदि आपने वो रूल्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर एक बार वो रूल्स ज़रूर देखिए भी, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप वो रूल्स देखते हो, उनको पढ़ते हो, तो जब मैं आज कराने वाला हूँ भाई, ठीक है ना, नाउन से रिलेटेड एरर, उनकी जो जांच है भाई, उनकी आइडेंटिफाई आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम स्पॉटिंग एरर वाला। ये मतलब थर्ड लेक्चर है अभी हमारा स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड। आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट एरर्स बताऊंगा, और कल भाई हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई प्रोनाउन से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भाई। ये है हमारे पास भाई स्पॉटिंग एरर्स, नाउन से रिलेटेड होंगे भाई ये। अभी देखिए भाई, यदि आपको पता है तो आप 1 बाय 1 अपने आंसर का कमेंट कर सकते हैं, और मैं साथ के साथ भाई, ठीक है ना, उसमें जो भी एरर होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा भाई। और बाद में जो भी आपका स्कोर बनता है भी, ठीक है ना, प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आज 10 से 15 स्पॉटिंग एरर डिस्कस करने वाले हैं भी। और मैं साथ के साथ जिसका रीजन होगा भी, ठीक है ना, जो रूल के अकॉर्डिंग होगी, मैं वो रूल्स भी बताऊंगा कि भाई इसमें इस तरीके से ये रूल आपको अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला सेंटेंस है आपके पास, ये इन्होंने गिवन है ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स। भाई आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा नाउन या फिर अब वर्ब दिखती है तो भाई कौन सी वर्ब ठीक की जाए, जिससे कि यह जो सेंटेंस हमारा ठीक हो जाए भाई। ओनली पासिंग मार्क्स भाई, इसमें आपको क्या बताना है, एरर बताना है कि भाई किस पार्ट में रहेगा। अभी देखिए भाई, हम दोबारा से रीड करते हैं अपने सेंटेंस को। ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स भाई, ठीक है ना। अभी देखने में तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा भाई ये, बट क्या है, इसके इस पार्ट में आपका एरर रहेगा भाई। यहाँ पासिंग के बजाय आपका क्या रहेगा, याद रखिएगा, खाली पास मार्क्स आएगा भाई, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा कि भाई ओनली के तुरंत बाद हम खाली किसका यूज़ करते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं भाई। यानी खाली क्या आएगा आपका यहाँ पे, पासिंग की बजाय पास आएगा। तो यानी इसको हम ठीक करके भाई, इसको यहाँ पे हमको ये चीज़ फिल करनी है। अब देखिए भाई, मैं आपके सामने लिखता हूँ सेकंड। आपको बताना है कि भाई किस पार्ट में इसके एरर रहेगा भाई। राम was true to his word, to his words। तो बताइए कि भाई किस पार्ट में इसमें एरर रहेगा। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, राम सिंगुलर है तो वाज भी आ सकता है भाई, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। और हिज आया है भाई, क्योंकि राम ही है, ही की कैटेगरी का क्या बनेगा आपके पास, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज ही बनेगा। और देखिए भाई किस पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे वर्ड्स वर्ड आया भाई, यहाँ पे वर्ड्स नहीं आना चाहिए था, क्या आएगा आपका, ओनली वर्ड आएगा। यानी राम वाज ट्रू टू हिज वर्ड, राम अपना जो शब्द बोला था ना उसके प्रति ईमानदार है, सच्चा है भाई। तो इस बात को याद रखिएगा, वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, खाली किसका यूज करेंगे, हम वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे। मैं और लिखता हूँ, आपको बताना है भाई 1 बाय 1 करके। 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस में, 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस पार्ट में बताइए भाई कहाँ पे एरर होगा भाई। अब देखिए भाई, कहीं जगह आपको वर्ब से रिलेटेड एरर भी मिल सकते हैं भाई, मोस्टली तो आपको नाउन से रिलेटेड ही मिलेंगे भाई। वो आपको चेक करना है कि भाई क्या चीज़ ठीक करे कि भाई जिससे हमारा सेंटेंस सही हो जाए भाई। अब यहाँ पे देखिए भाई, जब मैंने पढ़ा है सेंटेंस को 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस लिखा है,
तो आप एक चीज़ याद रखना, जो ये 10 स्माइल्स है भाई, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा भाई। अब जो चीज़ एक यूनिट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है उसमें वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं आती भाई, क्या रहेगी आपकी, याद रखना, इस केस में हमेशा वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, यानी यहाँ आर की बजाय आपको किस वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर, यानी इज होगा। 10 माइल्स इज आ लॉन्ग डिस्टेंस करना सही होगा, न कि आर भाई। तो इसी बात को आप याद रखिएगा, 10 माइल्स एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है भाई। अब देखिए मैं आपके सामने फोर्थ लिखता हूँ, आपको बताना है भाई इसमें से क्या ठीक किया जाए। दे वेंट टू डजन्स एप्पल भाई, दे वांट टू डजन्स एप्पल। बताइए कि भाई इस पार्ट में कहाँ पे एरर होगा, यानी फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई किस पार्ट को हटाया जाए कि जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, सही हो जाए। आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो मैंने क्या लिखा है, दे वांट टू डजन्स एप्पल भाई। अब देखिए ये रूल मैंने आपको करवा रखा है भाई, और ये भी आपका इनडायरेक्टली एक रूल से ही फॉलो करता है भाई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं भाई अपना फोर्थ एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिख रखा है कि भाई 2 डजन्स एप्पल। अब यहाँ पे आइए भाई, डजन्स क्या है, आपका एक नाउन है, और मैंने आपको स्पेशल कुछ वर्ड्स लिखवाए थे भाई, कि जहाँ भी आपको क्या वर्ड दिखे भाई, पेयर वर्ड दिखे भाई, आपको 100 वर्ड दिखे भाई, आपको क्या दिखे, 1000 दिखे भाई, या फिर आपको डजन दिखे भाई, इस टाइप से मैंने स्पेशल एक रूल बताया था आपको। यदि इनसे पहले भी, ठीक है ना, इनसे पहले किसका यूज कर दिया जाए, डेफिनिट काउंटेबल एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए, ठीक है ना, इन वर्ड से पहले डेफिनिट काउंटेबल एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए, तो ये नाउन्स हमेशा, मतलब इनके साथ आपको कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं करना है भाई। अभी देखिए भाई, ये अकॉर्डिंग टू नाउन है, और इससे पहले देखो टू, टू हम गिन सकते हैं ना भाई, दो कितने होते हैं पहचान सकते हैं भाई, तो ये क्या है आपका डेफिनिट काउंटेबल एडजेक्टिव है भाई। जब ये डेफिनिट काउंटेबल एडजेक्टिव है तो यहाँ डजन्स की बजाय भाई, या डजन्स की बजाय क्या करना ठीक रहेगा आपका, खाली डजन भी, ठीक है ना, मीन्स ये एस लगाना गलत होगा भी। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन या मतलब सही सेंटेंस क्या बनेगा, ये दे वांट 2 डजन एप्पल आएगा भी, सॉरी यहाँ एप्पल्स होगा भी, 2 डजन एप्पल्स, डजन्स की बजाय आपको खाली डजन करना है, कब, जब यहाँ पर डेफिनिट काउंटेबल एडजेक्टिव का यूज किया जाए भी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ जाकर एक बार रूल जरूर रिवाइज कीजिए भाई, ठीक है ना, उनसे आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा मदद मिलेगी भाई। अब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ रब भाई, हम करते हैं और एग्जाम्पल ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज भाई। फिफ्थ एग्जाम्पल है ये, आई वॉन्ट्स, सॉरी आई वांट है, ये वांट्स नहीं है, 2 पेयर्स ऑफ शूज ऑफ शूज लिख लो, या वाइट शूज है रखा है इन्होंने, वाइट शूज लिख लो, ये है भाई मेरे पास। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने फिलहाल ही बताया है कि भाई इस टाइप का जो एरर है अभी, ठीक है ना, किस पार्ट में रहेगा या फिर किस पार्ट को ठीक करने से हमारा सेंटेंस या एग्जाम्पल सही बनेगा। अभी आ जाइए भाई किस पे, आप बोलोगे यहाँ पे हमारे पास पेयर्स दिया गया है, और पेयर्स से पहले भी क्या है आपका, आप बोलोगे डेफिनिट काउंटेबल एडजेक्टिव आया है, और जब डेफिनिट काउंटेबल एडजेक्टिव आता है तो पेयर्स लिखना गलत होगा, तो खाली क्या आएगा आपका, पेयर आएगा। डजन्स लिखना गलत होता है, खाली डजन आता है भाई। हंड्रेड्स लिखना गलत होता है, खाली 100 आता है भाई। तो यानी ये सही जो सेंटेंस बनेगा हमारा, आई वांट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज भी, ये सही रहेगा भी इसका। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब चलते हैं भाई इसमें सिक्स्थ की तरफ भी।
सिक्स एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क भाई। अभी आपको बताना है कि भाई किस पार्ट में इसमें एरर रहेगा। राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। तो बताइए भाई किस पार्ट को सही किया जाए जिससे कि हमारा एग्जाम्पल सही हो जाए भाई। अब चेक करना भाई, इस टाइप का मैंने आपको पहले भी करवाया है अभी, यानी इसमें आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे। देखो मैं पहले तो ये रूल बता देता हूँ। देखिए जब भी आपका कहीं भी पार्ट का जिक्र होगा भाई, यानी पार्ट का मतलब भाग का जिक्र होगा, तो जो उसका टोटल पार्ट होगा ना, क्या होगा, टोटल पार्ट होगा उसका, उसको आपको प्लूरलाइज करना है भी, प्लूरल करना है भी। क्या बनाना है उसको, प्लूरल यानी बहुवचन बनाना है उसको। तो ये रूल मैंने पहले भी बताया था आपको जब इससे पहले स्पोर्टिंग एरर कराए थे, ये फिर दोबारा फिर आ गया आपका। अब यहाँ से चेक करना, राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, यानी इस पे फोकस कीजिए थोड़ा सा 2/3 पे। 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी 3 क्या है इसके अंदर टोटल वर्क है, और 2 क्या है जो उसने कर लिया है या फिर नहीं किया है। क्या बोल रखा है, हैज फिनिश्ड, जो उसने कर लिया है अभी। तो कहने का मतलब जब ये टोटल वर्क है हमारे पास, तो हम इसको क्या मानेंगे, टोटल पार्ट मानेंगे ना इस टोटल वर्क को भी। अब जो टोटल पार्ट होता है, मैंने क्या बोला है, उसको प्लूरल करके लिखना है आपको। कहने का मतलब जो ये थर्ड है ना भाई आपका, थर्ड की बजाय क्या करेंगे हम, इसको प्लूराइज करेंगे, थर्ड्स करेंगे, यानी 2/3 ऑफ हिज वर्क हैज डन, या फिर वो ऑफ हिज वर्क, ये तो ऑलरेडी दे ही रखा था इन्होंने। तो बस आपको याद क्या करना है, जो टोटल पार्ट है इन दोनों में वो ही प्लूरल करना है। 2/3 नहीं आता, हमेशा 2/3 आएगा। इस बात को आप ही याद रखिएगा भाई। अब चलिए भाई मैं इस चीज़ को 1 मिनट के लिए रफ करा देता हूँ, यहीं पे करेंगे इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अभी देखिए मैं लिखता हूँ आपके सामने नेक्स्ट। द चेयर्स लेग आर ब्रोकन भाई। द चेयर, यहाँ एपोस्ट्रोफ एस, चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, आर ब्रोकन, फुल स्टॉप। आपको बताना है कि भाई किस पार्ट में एरर होगा। लगभग आपको सेंटेंस को पढ़ने से पता ही चल रहा होगा भाई कि भाई किस पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अभी चेयर्स, चेयर के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाया हुआ है, और मैंने आपको स्पेशल रूल कराया है कि भाई जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं अभी, क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया जाता। तो क्या यूज करेंगे हम, उसके रिगार्ड में ओप का यूज करते हैं। ये स्पेशल मैंने आपको करवाए हुए हैं भाई, एपोस्ट्रोफ एस के कम से कम आपके 7 से 8 रूल बताए थे मैंने, ठीक है, उसमें से ही आपका ये एक रूल है भी। तो यानी इसका जो सही होगा भी एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा, यहाँ लिखेंगे द, जो ये लेग्स है ना, इसको पहले लिखेंगे लेग्स, और इसके साथ ऑफ का यूज करेंगे, लेग्स ऑफ चेयर करेंगे, न कि चेयर सेलेक्ट करेंगे भाई। आगे एज इट इज आर ब्रोकन, ठीक है ना। तो आप याद रखना नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ एस नहीं आता, बट इनका यदि नॉन लिविंग का पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण कर दिया जाए तब जरूर कर सकते हैं एपोस्ट्रोफ एस, वरना जब नॉर्मल बात है तो कभी भी नॉन लिविंग के साथ आपको एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, ओप का। और इसको कैसे लिखेंगे हम, लेग्स ऑफ चेयर के रूप में लिखेंगे भाई, ठीक है ना। तो करेक्ट क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल ये होगा। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट लिखता हूँ 8th, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इन्होंने क्या दे रखा है 8 में, गुड नाइट आई एम सो ग्लैड टू मीट यू भाई, ठीक है ना। क्या दे रखा है, गुड नाइट आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, टू मीट यू। अभी बताना है भाई कि भाई किस पार्ट में इसका एरर रहेगा भाई। अब यहाँ पे आना भी थोड़ा सा आप,
1 मिनट के लिए गुड नाइट को भूल जा भाई। यहाँ लिखा मैंने आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ अभी, कब, टू मीट यू, आपसे मिलकर। अब मुझको बताइए, जब मिलते हैं तो यदि आपको पता हो, हम गुड इवनिंग बोलते हैं या फिर गुड नाइट बोलते हैं। तो आप याद रखना भाई, जब वो उससे मीट किया है यानी मिला है भाई, तो यहाँ गुड नाइट की बजाय क्या आएगा आपके पास, गुड इवनिंग आएगा भाई। क्या आएगा आपका, गुड इवनिंग। ठीक है ना, मैं आपको रिपीट करता हूँ, जब आप किसी से मिलते हो भाई, ठीक है ना, सायकाल का वक्त हो तो आप गुड इवनिंग बोलोगे, लेकिन जब वो मिलके चला जाता है भाई, ठीक है ना, जब जाने का वक्त होता है तब क्या बोला जाता है, गुड नाइट की बजाय, सॉरी, गुड इवनिंग की बजाय गुड नाइट। लेकिन जब वो मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोला जाता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो गुड नाइट बोला जाता है। तो मीन्स जब मिले हैं तो गुड नाइट की बजाय आपको गुड इवनिंग बोलना है। गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। अब देखिए, मैं आपके सामने नेक्स्ट लिखता हूँ, यदि आपको पता है तो आप 1 बाय 1 कमेंट कर सकते हो भाई। नेक्स्ट है, देयर इज नो स्पेस इन द कार। देयर इज नो स्पेस इन द कार। अभी आपको बताना है कि भाई किस पार्ट को ठीक किया जाए कि हमारा सेंटेंस सही हो जाए भाई। अब यहाँ पे देखना भाई, देखो गलती तो वैसे कुछ लग नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज़ स्पेस, कि भाई देयर इज नो स्पेस इन द कार। ठीक है ना, स्पेस का अर्थ वैसे स्थान होता है भाई। ठीक है ना, क्या भाई मुझे कार में कुछ स्थान मिलेगा, बट याद रखना भाई, कभी भी कार के रिगार्ड में स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा रूम का यूज़ करेंगे भाई। किसका यूज़ करेंगे, रूम का। देयर इज नो रूम इन द कार भाई, कार के अंदर कोई भी जगह नहीं है, कोई भी रूम नहीं है भाई। ठीक है ना, तो स्पेस की बजाय आपको 100% रूम करना है। रूम लिखना बेटर होता है एज कंपेरिजन स्पेस के। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ स्पेस नहीं आएगा, क्या आएगा, रूम आएगा भाई। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल सही हो जाएगा। अभी मैं इनको कर देता हूँ इरेज भाई। नेक्स्ट है मेरे पास भाई, वी शुड हेल्प द पुअर्स। आपको बताना है कि भाई किस पार्ट को ठीक किया जाए कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो सही हो जाए भाई। क्या लिख रखा है, वी शुड हेल्प द पुअर्स। तो भाई बताइए कि भाई किस पार्ट को ठीक किया जाए कि हमारा जो एग्जाम्पल है सही हो जाए। अब यहाँ देखते हैं, वी शुड हेल्प, यानी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, द पुअर्स। अब देखिए यहाँ पे जो ये पुअर्स लिख रखा ना, यहाँ पुअर्स लिखना गलत होता है, खाली क्या आएगा, पूरा आएगा, और पुअर के पहले क्या था आपका, दा। यदि मैं दा लगा देता हूँ और फिर उसके बाद में खाली पुअर का यूज करता हूँ, तो इसका मतलब भी ही ये होता है मैं कंप्लीट गरीब जाति की बात कर रहा हूँ। द रीच, इसका मतलब ये होता है कि मैं कंप्लीट रीच जाति की बात कर रहा हूँ, अमीर वर्ग की बात कर रहा हूँ, न कि खाली एक वर्ग की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब भी यही है भाई, यहाँ पे द पुअर लगाया मैंने, इसका मतलब उसके अंदर सारे गरीब आते हैं, न कि एक गरीब। तो यहाँ ऑलरेडी जब ये चीज़ ही इसको डिफाइन कर रही है कि भाई सारे गरीब है, तो यहाँ पुअर्स लगाने की आपको यानी एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो सही क्या रहेगा, आप बोलोगे ये कंप्लीट वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा, तो खाली पुअर आएगा। अब देखते हैं भाई अपना 11th नंबर का एग्जाम्पल। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock बस। शी लेफ्ट दिल्ली बाय, सॉरी यहाँ पे आपका 4 भी है भी, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock बस। अभी बताना है कि भाई इसके किस पार्ट में आपका एरर रहेगा भाई। अब आप यहाँ पे आ जाइए भाई, यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना मैं इसका जो सही तरीका है वो बताता हूँ। अभी यहाँ टाइम को देखिए, सबसे पहले तो टाइम क्या हमारा ये राउंड फिगर में है,
अब आप पूछते हो भाई ये राउंड फिगर क्या होता है। राउंड फिगर का मतलब ये होता है कि भाई जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 7, ऐसे 8, ऐसे आपका 9, 10, 11 और 12। कहने का मतलब जब मैं 1 से 2 में जाऊंगा, 2 से 3 में जाऊंगा, ये कहलाते हैं हमारे पास राउंड फिगर। और याद रखना केवल और केवल राउंड फिगर के साथ ही क्या किया जाता है भाई, हमेशा ऑफ क्लॉक का यूज किया जाता है। किसके साथ? राउंड फिगर के साथ ही हमेशा ऑफ क्लॉक का यूज होगा। बट यहाँ पे क्या दे रखा है 8:30 है अभी, यानी 8:30 दे रखे हैं अभी, तो इनके साथ कभी भी राउंड फिगर का यूज नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं कि भाई जहाँ भी आपको कोई भी ये बोल दे कि भाई कितने बज गए भी, आप जवाब देते हो भाई 2 मतलब टाइम बज गया मतलब 2 बज गए। आप ऐसा बोलते हो कि भाई 2 बज गए, खाली कुछ वर्ड का यूज नहीं करते हो, कल क्या बोलते हो डेफिनिट 2 बज गए। अब 2 बज गए ये तो है हमारे पास राउंड फिगर, तब आप क्या बोल सकते हैं 2 o'clock। ओके, लेकिन कोई आपसे पूछता है कि भाई कितने बज गए दोबारा से, तो आप बोलते हो 2:30 बज गए। अब 2:30 बोलोगे ना, तब वहां पे आप 2:30 ऑफ क्लॉक का यूज नहीं करोगे, खाली राउंड फिगर होना चाहिए 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। ऐसे ही क्या है, ये हमारे पास राउंड फिगर नहीं है अभी, इसलिए यहाँ पे आपका ऑफ क्लॉक का यूज करना बिल्कुल गलत होगा। खाली आप क्या लिखोगे 8:30 यहाँ पे लिख दोगे बस। यदि पीएम है तो यहाँ पे पीएम जरूर लिख सकते हो, एएम है तो एएम जरूर लिख सकते हो, बट ओ क्लॉक नहीं लिखोगे। कब लिखोगे? जब राउंड फिगर यानी कंप्लीट नंबर दे रखा हो आपको, ठीक है ना। क्या दे रखा हो? कंप्लीट नंबर दे रखा हो, तभी आपको ओ क्लॉक का यूज करना है। अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट लिखता हूं, आपको उसमें बताना है भी कौन से पार्ट में एरर होगा। वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर, वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर, इज अ टीचर। अभी आपको बताइए कि भाई किसको ठीक किया जाए कि जो हमारा सेंटेंस सही हो जाए भाई। अब यहाँ पे आप देखना, यदि हम थोड़ी सी इसकी हिंदी भी करके देखें तो क्या बनते हैं, वन ऑफ हिज सन यानी उसके बेटे में से, बेटों में से नहीं बोला मैं, खाली बेटे में से, बेटे में से ही बेटा क्या है, एक टीचर है। बेटे में से ही क्या है, बेटा टीचर है। क्या ये सेंस सही है? आप बोलोगे ये बिल्कुल गलत है भाई। इसका मतलब ये होता है कि भाई वन ऑफ हिज सन्स आएगा, यानी उसके बेटों में से, उसके कई बेटे होंगे और उन कई बेटों में से उसका एक बेटा क्या है, इज अ टीचर, ये टीचर है। तो यानी यहाँ पे खाली सन लिखना बिल्कुल गलत होता है, क्या आएगा आपका, आप बोलोगे सन्स आएगा भी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इसमें एग्जाम्पल नंबर 13, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक। आपको बताना है कि भाई इसके किस पार्ट में एरर रहेगा भाई। अब देखने से तो ये लग रहा है कि भाई स्टोरीज है, एक से ज़्यादा कहानियाँ होंगी भाई, प्लूरल ही आना चाहिए भाई। एन इंटरेस्टिंग बुक, कुछ एरर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो याद रखना भाई, जो यहाँ आर है ना भाई, आर की बजाय आपका क्या रहेगा, आप बोलोगे इज आएगा। अब पूछना भाई आपका क्या रीज़न है इसका, देखो यहाँ जो ये अमेजिंग स्टोरी दिया गया है ना, ये एक किताब का नाम है भाई, क्या है, एक बुक का नाम है, न कि अमेजिंग स्टोरीज। कभी आप ये समझने लगो अभी अद्भुत कहानियाँ, इन्होंने देखो थोड़ा ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, अमेजिंग स्टोरीज, ठीक है ना, इज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, या फिर आर के अकॉर्डिंग ले लो आप, आर एन इंटरेस्टिंग बुक भाई। अमेजिंग स्टोरीज क्या है, एक इंटरेस्टिंग बुक है, एक किताब है, किताब का जिक्र कर रहा है ना। तो यहाँ पर यहाँ अद्भुत कहानियां नहीं है, इसका मतलब ये किताब का नाम है, और एक किताब का नाम है, इसलिए यहाँ आर नहीं आना चाहिए, आपका क्या आएगा, ई जाएगा। तो थोड़ा है इस बात को आप ध्यान से कोलेट कीजिए, कभी सेंटेंस क्या लिख रहा है अभी, देखने में ठीक लगता है, बट जब आप इसकी सेंस निकालते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये बुक का नाम दिया गया है अभी, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ आर की बजाय क्या कर दोगे, इज कर दोगे। अभी देखिए भाई इसमें मैं आपके सामने एक लास्ट और लिखता हूं भाई 14 नंबर। इसमें आपको बताना है कि भाई किस पार्ट में एरर होगा।
दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस, कि भाई किस पार्ट को ठीक किया जाए जिससे कि एग्जाम्पल सही हो जाए। दिस इज माई सन एफोस्ट्रोफ एस इन लॉज भाई हाउस। अभी बताइए कि भाई किस पार्ट में इसके एरर रहेगा या फिर किस वर्ड को ठीक किया जाए जिससे कि हमारा सेंटेंस सही हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये भी रूल मैंने आपको स्पेशली एपोस्ट्रोफ एस में करवा रखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आना भी आप, क्योंकि दिस के साथ तो ये आ ही सकता है क्योंकि सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें तो कोई एरर होगा ही नहीं आपका। तो यहाँ आना थोड़ा सन इन लॉज पे। अब जो ये सन इन लॉज है ये आपका एक कंपाउंड नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा रिप्रेजेंट? कंपाउंड नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने आपको स्पेशली रूल में बताया था कंपाउंड नाउन के केस में क्या होता है अभी आपका, जो लास्ट वाला नाउन होता है, क्या होता है, जो लास्ट वाला वर्ड होता है नाउन होता है उसके साथ ही हम किसका यूज करेंगे, लास्ट के साथ ही एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। बट ये जो कंपाउंड नाउन था सन्स इन लॉ, इसमें तो पहले यूज कर रखा है ना एपोस्ट्रोफ एस का, तो यहाँ आपका एपोस्ट्रोफ एस लगाना बिल्कुल गलत है। तो कहाँ पे लगेगा आपका एपोस्ट्रोफ एस, तो यहाँ पे लगाना आपको एपोस्ट्रोफ एस, सन इन लॉज एपोस्ट्रोफ एस यूज करना, न कि सन एपोस्ट्रोफ एस इन लॉ। ठीक है ना, आप इस बात का को ध्यान रखिएगा। तो इससे ही क्या होगा हमारे पास, दिस इज माई सन इन लॉज एपोस्ट्रोफ एस हाउस। यानी इस बात को, जो ये रूल मैंने आपको बताया है, कंपाउंड नाउन में लास्ट वाले के साथ ही आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज करोगे। तो भाई दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ 14 स्पोर्टिंग एरर। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और करवाए हैं स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड, आप चाहे तो जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपने आंसर्स का कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।